दोस्तों, एक डील जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी, आखिर आखिरी पल में क्यों पलट गई? और क्यों एक विशाल तेल टैंकर ने भारत की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक चीन का रुख कर लिया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत से पहले ही एडवांस पेमेंट की शर्त रख दी थी और जैसे ही भुगतान में देरी हुई, पूरा मामला अटक गया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छिपी हुई है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया? दरअसल करीब 7 से 8 साल बाद उम्मीद जगी थी कि भारत फिर से ईरान से तेल और एलपीजी की खरीद शुरू करेगा, एक ऐसा कदम जो वैश्विक ऊर्जा समीकरण बदल सकता था। लेकिन जैसे ही ये डील पटरी पर आती दिखी, अचानक पूरा खेल बदल गया। तो आखिर उस एलपीजी कार्गो के साथ हुआ क्या? क्यों दिशा बदली और किसके इशारे पर? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक डील जो लगभग फाइनल मानी जा रही थी, वो भारत के दरवाजे तक आकर अचानक क्यों अटक गई? और क्यों एक एलपीजी शिपमेंट जो मंगलौर पोर्ट तक पहुंच चुका है, अब तक अनलोड नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ देरी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? ये कोई छोटा सौदा नहीं था। इस कार्गो को इंडियन ऑन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां मिलकर इस्तेमाल करने वाली थीं। सब कुछ तय था, लेकिन अचानक हालात बदल गए और पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया। सबसे चौंकाने वाली बात, पोर्ट पर पहुंचने के बावजूद इस गैस को अभी तक उतारा नहीं गया। आमतौर पर ऐसी शिपमेंट आते ही तुरंत अनलोडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी है और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। न कोई स्पष्ट बयान, न कोई आधिकारिक जानकारी। आखिर ऐसा क्यों? अब जरा इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर ध्यान दीजिए। ईरान का एक क्रूड ऑयल टैंकर पिंक सन, जो गुजरात के वाडिनार पोर्ट की ओर बढ़ रहा था और 4 अप्रैल को पहुंचने वाला था, उसने आखिरी वक्त पर 3 अप्रैल को अचानक अपना रास्ता बदल लिया। अब यह जहाज भारत नहीं बल्कि चीन के डोंगिंग पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, इतने बड़े इंटरनेशनल डील में आखिरी समय पर ऐसा यू टर्न लेना कितना असामान्य है। क्या यह सिर्फ एक कारोबारी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी यह सौदा हाथ से कैसे फिसल गया? दोस्तों, क्या इस पूरी डील के टूटने के पीछे असली खेल सिर्फ पेमेंट का है या फिर पैसों के बहाने कोई बड़ा दांव खेला जा रहा है? क्योंकि जो शर्त इस बार सामने आई है, उसने पूरी कहानी ही पलट दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरे मामले की जड़ में पेमेंट की शर्तें ही सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी हैं। आमतौर पर इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड में 30 से 60 दिनों का क्रेडिट मिल जाता है, यानी पहले तेल बाद में भुगतान। लेकिन इस बार ईरान ने साफ कह दिया, पहले पैसा तभी सप्लाई, वरना एक बूंद तेल भी नहीं। अब सोचिए, इतने बड़े स्तर के सौदे में ऐसी सख्त शर्त कितनी असामान्य है। और यहीं से भारत के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत और ईरान के बीच फिलहाल कोई सीधा और आसान पेमेंट सिस्टम मौजूद ही नहीं है। पहले यूरो के जरिए तीसरे देशों के बैंकों की मदद से भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान खुद इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट से काफी हद तक कटा हुआ है, जिससे लेन देन और भी पेचीदा हो गया है। भारतीय बैंक भी ऐसे ट्रांजैक्शन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा खतरा नजर आ रहा है। यानी एक तरफ सख्त शर्तें, दूसरी तरफ पेमेंट का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं, और बीच में फंस गया पूरा सौदा। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ये पेमेंट की समस्या पहले से मौजूद थी, तो क्या ये डील शुरू से ही कमजोर थी या फिर आखिरी वक्त में कुछ ऐसा बदला जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? और क्या यही वजह बनी उस टैंकर के अचानक रास्ता बदलने की, या इसके पीछे अभी भी कोई बड़ा राज छुपा है? दोस्तों, क्या इस पूरे खेल में असली बाजी चीन ने मार ली है? और क्या भारत सिर्फ पेमेंट की उलझनों में फंसकर एक बड़ा मौका गंवा बैठा? क्योंकि जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। अगर चीन को देखें तो उसके पास ईरान के साथ व्यापार करने के कई वैकल्पिक रास्ते पहले से तैयार हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। चीन लंबे समय से ईरान से तेल खरीद रहा है,
लेकिन खास बात यह है कि वह डॉलर सिस्टम पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी करेंसी और बैक चैनल्स के जरिए आसानी से डील पूरी कर लेता है। यही वो फैक्टर है जिसने पूरा खेल पलट दिया। जो टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहा था, उसने अचानक चीन की ओर रुख कर लिया, क्योंकि जहां भारत पेमेंट की जटिलताओं में उलझा था, वहीं चीन के लिए यह सौदा सीधा और सुरक्षित था। सोचिए, सप्लायर एक ही, तेल वही, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? क्या उसे ईरान के साथ ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाना होगा जो डॉलर और पश्चिमी बैंकिंग पर निर्भर ना हो? क्योंकि ईरान सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है, और भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए यह मौका बेहद अहम हो सकता है। अगर भारत इस मौके को सही समय पर पकड़ लेता है, तो ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा तय कर सकता है। लेकिन अगर चूक गया, तो क्या ऐसे मौके बार बार हाथ से निकलते रहेंगे? और क्या चीन हर बार इसी तरह आगे निकलता रहेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस चुनौती को मौके में बदलेगा, या ये कहानी यहीं थम जाएगी? फिलहाल स्थिति बिल्कुल साफ नजर आती है। एलपीजी भारत पहुंचने के बावजूद पोर्ट पर ही अटका हुआ है, और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल टैंकर अब चीन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यानी एक तरफ सौदा बीच में लटका है, तो दूसरी तरफ वही मौका किसी और के हाथ जा चुका है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तकनीकी रुकावटें और कूटनीतिक चुनौतियां अभी भी इस पूरे खेल की सबसे बड़ी दीवार बनी हुई हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें, तो ये सिर्फ एक टैंकर या एक शिपमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि उस बड़े सिस्टम की झलक है जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और पेमेंट मैकेनिज्म मिलकर तय करते हैं कि आखिर ऊर्जा किस दिशा में बहेगी। यानी असली कंट्रोल सिर्फ तेल या गैस पर नहीं, बल्कि उस नेटवर्क पर है जो इन डील्स को संभव बनाता है। और यही वो मोड है जहां भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आने वाले समय में भारत ईरान के साथ कोई नया, सुरक्षित और स्वतंत्र पेमेंट सिस्टम तैयार कर पाएगा, या फिर हर बार ऐसे ही मौके आखिरी वक्त पर हाथ से निकलते रहेंगे और दूसरे देश इसका फायदा उठाते रहेंगे? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है, या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत? बहरहाल दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या मौजूदा हालात में भारत को ईरान के साथ ऊर्जा व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर इससे दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।